Hello students, welcome to new branch of UGC NET English Literature English Grammar section for TGT and PGT classes। तो यहाँ पे आपको TGT और PGT के एग्जाम्स में, चाहे वो जनरल इंग्लिश में या फिर आपके मेन पेपर में जो भी इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे चीज़ों की तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कन्फ्यूज, लेकिन साथ ही साथ जो है मोस्ट इजी टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है आर्टिकल। तो आपने बचपन से आर्टिकल के बारे में पढ़ा होगा और हम लोग जानते हैं कि बेसिकली 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द। तो इसका यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्या क्या वो नियम हैं, क्या क्या वो बातें जो कि हमें इसका इस्तेमाल करने के दौरान हमें ध्यान रखने की होती है, तो हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। तो आपके लिए एक मैंने ऑथेंटिक डिफिनेशन चूज किया है जो कि ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी इसको डिफाइन करता है। वो डिफाइन क्या करता है कि आर्टिकल जो है इंग्लिश ग्रामर में क्या है, आर अ टाइप ऑफ डिटरमाइनर, यानी कि ये निर्धारण करने का काम करता है। किस चीज़ का निर्धारण करता है? तो ये बताने के लिए कि नाउन जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि नाउन को हम लोग किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे वो सेंटेंस में एक एडजेक्टिव के रूप में वर्क करता है किसी भी वाक्य में। तो बेसिकली जो आर्टिकल है हमारा, उसके 2 प्रकार हैं। पहला जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एंड, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। और दूसरा जो है वो है द, ये कहलाते हैं डिफिनिट आर्टिकल। अब आर्टिकल होता क्या है? तो आर्टिकल एक वर्ड है। आर्टिकल क्या है? एक वर्ड है जो कि किसी भी नाउन के पहले आता है। किसी भी नाउन के पहले आता है ये बताने के लिए कि क्या वो स्पेसिफिक या फिर जनरल है। स्पेसिफिक माने विशिष्ट, यानी कि विशेष है, या फिर जनरल यानी कि सामान्य है। तो इन चीज़ों को बताने के लिए एक आर्टिकल आता है। अब स्पेसिफिक नाउन्स के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? द। और जो जनरल नाउन होता है इसके साथ हम लोग ए या फिर एन यूज करते हैं अगर उसके आगे आने वाला जो वर्ड है, जो सक्सेसिव वर्ड है, वो अगर कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड देता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग द कहाँ पे यूज करेंगे? किसी भी विशिष्ट चीज के पहले। और ए और एन कहाँ पे यूज करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द साउंड दे प्रोड्यूस, यानी कि अगर किसी भी शब्द से, हमें उसके स्पेलिंग पे नहीं जाना है ना, हमें उसके स्पेलिंग पे नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है? उसके उच्चारण पे, क्योंकि इंग्लिश में उच्चारण का बहुत ज़्यादा महत्व है। हिंदी के बनिस्पत इंग्लिश में स्पेलिंग कुछ और होती है और हम लोग उसको पढ़ते कुछ और हैं, जबकि हिंदी में जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। इस वजह से आपको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो चाहे वो वर्ड कॉन्सोनेंट से उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती हो या फिर कोई वोवेल से स्टार्ट होती हो, उस पर नहीं जाना है, हमें उसके उच्चारण पे जाना है कि हम लोग बोल क्या रहे हैं। और उस बोली के आधार पे, अगर उस उच्चारण के आधार पे उसमें से अगर वोवेल का साउंड अगर पहले आ रहा है तो वहां पे हम लोग लगाएंगे ए एन, और उससे अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उसके आगे हम लोग लगाएंगे ए। तो आप देख सकते हैं जो आर्टिकल के टाइप होते हैं, तो बेसिकली आर्टिकल के 2 टाइप होते हैं। पहला है इंडिफिनिट यानी कि अनिश्चित, और दूसरा है डिफिनिट यानी कि निश्चित। तो इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन है, और डिफिनिट आर्टिकल जो है वो हमारा द है। अब हमें ये जानना है कि इंडिफिनिट आर्टिकल को कहां पे यूज करते हैं, यानी कि किस तरीके से हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं ए और एन, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट मीन्स नॉट स्पेसिफिक, यानी कि ये जो है विशिष्ट नहीं है, ये विशेष नहीं है, ये जनरल चीजों को बताते हैं। तो क्या कहता है? वी यूज ए या फिर एन व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ थिंग
इन जनरल नॉट अ स्पेसिफिक थिंग, यानी कि जब हम लोग किसी भी स्पेसिफिक थिंग को नहीं बताते हैं बल्कि एक जनरल थिंग को बताते हैं, तब जो है हम लोग क्या करते हैं, ए और ए एन यूज करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, काव। अगर मैंने कहा काव तो इस दुनिया में बहुत सारे काव हैं, है ना। मैंने कहा कार तो इस दुनिया में बहुत सारे कार हैं। तो इसके आगे अकॉर्डिंग टू वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पे हम लोग इसके आगे क्या लगाएंगे, ए या ए एन लगाएंगे। अभी जो दो मैंने एग्जांपल लिए काव और कार, ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि दोनों से क आ रहा है, क में आकार र, और काव वहां पे भी क में आकार आ रहा है ना। तो दोनों का उच्चारण कॉन्सोनेंट हो रहा है, इस वजह से दोनों जगह पे क्या लगेगा, तो ए लगाएंगे, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हम लोग स्पेसिफिक चीजों के बारे में ना बात करके बल्कि किसी जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे ए या फिर एन इस्तेमाल हुआ है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है, आई परचेज अ मोबाइल फोन। अब देखिए यहां पे मैंने क्या कहा कि आई परचेज अ मोबाइल फोन, मतलब मैंने एक फोन खरीदा या फिर एक मोबाइल फोन खरीदा। तो यहां पे मैंने किसी स्पेसिफिक फोन के बारे में नहीं बताया है। एक फोन वो कोई भी फोन हो सकता है, लेकिन जब मैं उस फोन की अब आगे विशेषता बताने जा रहा हूं तो मैं क्या बताने जा रहा हूं, द मोबाइल फोन इज रेड इन कलर। अब मैंने क्या बताया आगे, उसी मोबाइल, जो मोबाइल मैंने यहां पे खरीदा है उसकी मैं विशेषता यहां पे क्या बता रहा हूं कि वो रेड कलर का है। तो इसको बताने के लिए मुझे इस मोबाइल फोन को क्या करना पड़ेगा, विशिष्ट बनाना पड़ेगा, और वो विशिष्टता प्रदान करने के लिए मुझे मोबाइल फोन के आगे द लगाना पड़ेगा। तो जब मैंने पहली बार कहा कि आई परचेज अ मोबाइल फोन, तो वो कोई भी मोबाइल फोन हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मोबाइल फोन रेड कलर का है, ये बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे द लगाना पड़ेगा। तो द मोबाइल फोन इज रेड इन कलर। दूसरा जो है एग्जांपल देख सकते हैं, दे परचेज अ बिग हाउस। दे परचेज अ बिग हाउस। अब यहां पे किसी भी नॉर्मल घर की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही आगे हम लोग बढ़े तो हमने क्या बताया कि ये जो घर है वो कहां पे है, नियर द गैंजेज रिवर। नियर द गैंजेज रिवर यानी कि ये गंगा नदी के नजदीक है। तो ये बताने के लिए कि ये घर जो है वो गंगा नदी के नजदीक है, हमें इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, द। ठीक है, क्योंकि इसी घर के बारे में बात हो रही है आगे वाले सेंटेंस में। तो सामान्यतः हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब भी किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू देयर वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट साउंड उस वर्ड के आगे यानी कि उस नाउन के आगे हम लोग ए या फिर ए एन यूज करते हैं, और जब उसका एक बार इंट्रोडक्शन हो जाता है तो उस चीज को आगे बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे द का यूज करते हैं। अब देखिए अगला जो एग्जांपल है, आई नीड ए फोन, मतलब मुझे एक फोन की जरूरत है, मतलब वो कोई भी फोन हो सकता है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फोन के बारे में बात नहीं हो रही है, कोई भी फोन के बारे में बात हो रही है। अगला है मार्क वांट्स अ बाइसिकल, तो ये भी कोई पर्टिकुलर बाइसिकल के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी भी नॉर्मल बाइसिकल के बारे में बात कर रहा है। तो इसके आगे भी हमने यहाँ पे क्या लगाया, ए ही लगाया है। डू यू हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस, यानी कि क्या आपके पास ड्राइवरी करने का लाइसेंस यानी कि वैध अनुमति पत्र है। तो इन जनरल, तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर लाइसेंस के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग नॉर्मल ड्राइवर्स लाइसेंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो ड्राइवर लाइसेंस किसी भी चीज का हो सकता है जो कि चीज वो ड्राइवर करता होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, यहां पे देख सकते हैं कि कुछ चीजों के आगे क्या कहता है, यूज ए का इस्तेमाल कहां कहां पे करेंगे, ए का इस्तेमाल कहां कहां पे करेंगे, जो वर्ड्स हैं जैसे कि यूरोपियन या फिर यूनिवर्सिटी, जिनका स्पेलिंग जो है वो स्टार्टिंग किससे हो रहा है, यहां पे देख सकते हैं ई है और यहां पे यू है, और हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि ई और यू दोनों ही क्या आते हैं, ये वॉवेल है ना। तो वॉवेल की संख्या कुल कितनी है, 5, ए ई आई ओ और यू। तो ये 5 वॉवेल में से 2 वॉवेल आप यहां पे देख सकते हैं, एक ई है और एक यू है। स्पेलिंग तो वॉवेल से आ रहा है, लेकिन उसका जो उच्चारण हम लोग कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है यू, और यहां पे भी यू हो रहा है, यू, यानी कि यहां पे आ गया यो, दोनों ही जगह पे। तो इस वजह से
यूरोपियन के आगे और यूनिवर्सिटी के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ना कि ए एन लगाएंगे। अगर ए एन लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं जो लेटर्स हैं, जैसे कि यू हो गया, जे हो गया, 1 या फिर 9, इन सबों की स्पेलिंग जो है वो उच्चारण जो है इसका कहाँ से होता है, तो इसको यू पढ़ते हैं, इसको ज पढ़ते हैं, इसको 1 पढ़ते हैं, इसको 9 पढ़ते हैं। तो इस वजह से 1 की जो स्पेलिंग फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ONE, तो इसको हिंदी में अगर लिखते हैं क्या लिखते हैं 1, है ना। और इसको अगर और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर थोड़ा सा पढ़ते हैं तो इसको 1 भी बोलते हैं, है ना। तो 1 जब बोलते हैं तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हिंदी में अगर हम लोग लिखने जाएंगे 1, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, WON। इस वजह से जब भी 1 होगा तो 1 के आगे क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं यहां पे भी, जैसे कि सी हैज ए यूरो, साउंड्स लाइक यूरो, यानी कि यहां पे भी यो आ रहा है। और अगला जो नंबर है 1, और इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, 1 के रूप में। तो इस वजह से यहां पे भी क्या आएगा, दोनों के आगे ए इस्तेमाल करेंगे, ए एन इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अब आगे देख सकते हैं, यूज ए एन बिफोर वर्ड्स सच एज आर विच साउंड्स लाइक दे स्टार्ट विथ ए वोवेल इवन इफ द फर्स्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, यानी कि एन का इस्तेमाल करेंगे कौन से वर्ड के आगे, तो आर के आगे। क्यों, तो इसकी जो स्पेलिंग है वो एच है। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने जो बताया कि एच क्या होता है, तो एच होते हैं कॉन्सोनेंट्स, है ना। लेकिन यहाँ पे आर में इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, एच जो है यहाँ पे साइलेंट है। इस वजह से ये जो लेटर है साइलेंट हो जाने की वजह से इसके आगे क्या लगेगा, एन आर लगेगा, है ना। तो इस तरीके से अगर कोई और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि एफ, यहाँ पे देख सकते हैं एफ, या फिर 8, इन दोनों के उच्चारण में क्या आता है, एफ ऐसे बोलेंगे, और 8 तो इसमें ऐसे आ रहा है EI 8। तो इस वजह से चूंकि यहाँ पे उच्चारण में दोनों में क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, इस वजह से दोनों के आगे एन लगेगा ना कि ए लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके आधार पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग यहां पे देखते हैं, आई ओनली हैव एन आर फॉर लंच, साउंड्स लाइक आर। ठीक है, डज हिज नेम बिगिन विथ एन एफ। अब देखिए ये एफ है, लेकिन ये साउंड जो है कॉन्सोनेंट का प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पे साउंड जो है ये वोवेल का प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि है ये कॉन्सोनेंट। तो इसके आगे क्या लगा है, ए एन, मतलब एफ से हो सकता है उसका नाम फ्रांसिस हो, तो जब नाम बोलेंगे एफ फॉर फ्रांसिस, है ना, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब बोलेंगे हम लोग सिर्फ एफ बोलेंगे तो ये चूंकि वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से इसके आगे क्या लगेगा, ए और एन लगेगा। अगला जो वर्ड है आप देख सकते हैं, द वर्ड्स फैन, फैंडम, दोनों में ही फ आ रहा है, PHAE, फे। तो यहां पे उच्चारण क्या हो रहा है, फे। तो ये उच्चारण होने की वजह से इसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। यहां पे कौन से वर्ड, तो फैन और फैंडम के आगे हम लोग वोवेल ना लगा करके बल्कि क्या लगाएंगे, कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे ए लगाएंगे आर्टिकल के रूप में। ठीक है, अब अगला जो वर्ड है, द वर्ड फादर, साउंड्स लाइक फा, PHAA, तो यहां पे भी इसके आगे क्या लगेगा, ए ही लगेगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है, जब हमने सिर्फ एक लेटर के बारे में बात की, एफ के बारे में, तो एफ के बारे में जब बात की तो इसका उच्चारण हो गया एफ, है ना, EFF, और यहां से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो वोवेल का हो रहा है, तो इस वजह से हमने उस लेटर के आगे AN लगाया। लेकिन जैसे ही हमने चाहे वो फैन बोला, फैंडम बोला या फिर फादर बोला, तो इसका उच्चारण जो है वो फा हो गया या फिर फे हो गया, तो इस वजह से इसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा ना कि AN लगेगा। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करेंगे, और अगर क्वेश्चंस नहीं भी हैं तो कई बार जो है आपको क्या होता है कि एग्जाम में कंटिन्यूअसली कहीं पे कोई
पैराग्राफ होगा और उसमें 3 4 5 जगह आपको जो है खाली वैकेंट छोड़ दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि प्रॉपर आर्टिकल के साथ उसको आप फिल कीजिए। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप पहले से रहेंगे तो एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब देख सकते हैं, इस बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन पहली बार होता है ना, जब पहली बार हम लोग किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके आगे क्या करते हैं, ए या फिर ए एन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं जब उस चीज़ को पहली बार बता रहे होते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ का परिचय जब करा रहे होते हैं तो फर्स्ट में उसके आगे ए या फिर एन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और आगे आने वाले समय में उसके जो है स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर द का इस्तेमाल कर देते हैं। इसके अलावा जब भी किसी चीज़ का अस्तित्व के बारे में बात करते हैं कि कोई भी चीज़ है या फिर नहीं है, जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि डू यू हैव ए लंच बॉक्स इन योर बैग, यानी कि ये हमने पूछा, हो सकता है आपके पास हो भी और नहीं भी हो। तो पहली बार जब हम पूछेंगे कि डू यू हैव ए लंच बॉक्स इन योर बैग, यानी कि क्या आपके बस्ते में या फिर थैले में कोई लंच बॉक्स है, तो वहां पे एग्जिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं तो पहली बार में उसके आगे ए या ए एन अकॉर्डिंग टू द वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट साउंड हम लोग यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही उस लंच बॉक्स के बारे में बात होगी कि द लंच बॉक्स इज फिल्ड विथ फूड आइटम्स, तो उसी लंच बॉक्स में कुछ खाने का सामान रखा हुआ, अब उसका परिचय हम लोगों ने पहले दे दिया है और अब क्या करें, उसके बारे में कुछ और विशिष्ट बातें बता रहे हैं, जैसे कि द लंच बॉक्स इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, यानी कि जो लंच बॉक्स है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। द लंच बॉक्स इज मेड अप ऑफ स्टील, वो स्टील का बना हुआ। तो इस तरीके से जब हम लोग उसके बारे में कुछ और विशिष्ट चीजें बताएंगे तब वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग THE द का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं। आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। अब क्या कहता है, द कार इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि इस कार की जो है पहली बार यहां पे परिचय दी जा रही है, यानी कि कार का पहली बार परिचय दिया जा रहा है, इस वजह से यहां पे कार के आगे ए का इस्तेमाल हुआ है। अब अगर इस कार के बारे में कोई और विशेषता अगर बताई जाएगी, जैसे पहली विशेषता तो यही है, क्या है कि द कार इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब हम लोग इस कार का पहली बार परिचय दे रहे हैं। तो जब पहली बार परिचय दे रहे हैं तो उसी कार के बारे में बात हो रही है जिसका कि हमने पिछले वाक्य में हमने उसका जिक्र किया है। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है और ये हमारा पूरा दूसरा सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस में कार को हम लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और दूसरे कार में उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कार जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही है पहली बार। तो इसके आगे क्या लगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, द लगा, इसके आगे ए नहीं लगाएंगे। अब आगे देख सकते हैं, टॉम इज ए टीचर, टॉम इज ए टीचर, एक शिक्षक है। अब दिस इज न्यू इन्फॉर्मेशन टू द लिसनर, यानी कि जो सुनने वाला है या फिर जो इसको पढ़ने वाला है उसके लिए ये क्या है, एक नया इन्फॉर्मेशन है, एक नई जानकारी है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या लगा है, ए लगा है। लेकिन जैसे ही अब चाहे तो टॉम के बारे में एज ए टीचर जैसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग बताना चालू करेंगे तो वहां पे फिर आ जाएगा द। अब अगला जो वाक्य है देख सकते हैं आप, इज देयर अ डिक्शनरी इन योर बैकपैक, यानी क्या आपके बस्ते में, क्या आपके थैले में एक डिक्शनरी है, यानी कि उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, उसके अस्तित्व के बारे में बात हो रही है। तो डिक्शनरी के एग्जिस्टेंस के बारे में जैसे बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग द नहीं लगा सकते हैं, ये नहीं बोलेंगे इज देयर द डिक्शनरी इन योर बैकपैक, क्योंकि वहां पे किसी स्पेसिफिक डिक्शनरी के पहले हमें पता ही नहीं कि उसके पास है या फिर नहीं है। तो जब तक पता नहीं है उसके आगे हम लोग द नहीं लगाते हैं। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है, दैट इज एन एक्सलेंट बुक, वह एक सर्वोत्तम किताब है। यहां पे क्या बता रहे हैं, डिस्क्राइबिंग द काइंड ऑफ बुक, यानी कि किस तरीके की किताब है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है, डू यू लिव इन ए बिग हाउस, आस्किंग अबाउट द काइंड ऑफ हाउस, मतलब किस तरीके के घर में रह रहे हैं। तीसरा जो है, आई एट अ थिक जूसी स्टेक, डिस्क्राइबिंग द काइंड ऑफ स्टेक। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ये स्टेक क्या होता है। तो नॉर्मली स्टेक का अर्थ होता है मांस का टुकड़ा, इसको आप
स्टेक बोलते हैं अंग्रेजी में, मांस का टुकड़ा। तो मांस का जो टुकड़ा खाया वो कैसा था, तो मोटा था और जूसी यानी कि रसदार था। तो पहली बार इन सबों का क्या हो रहा है, परिचय हो रहा है, तो इस वजह से इसको यहां पे हम लोग ए या फिर एन लगाएंगे। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आप गांठ बांध करके रख सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं ना हमारे यहाँ कि बातों को गांठ बांध करके या फिर उसको पल्लू में, महिलाएं जैसे बोलती है कि किसी भी चीज को पल्लू में बांध करके उसको जो है रखना, यानी कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समेट करके अपने पास रखना, जो कि आगे आने वाले टाइम में आपको काम दे सके। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये बात क्या है, वी कैन नॉट यूज ए एन विथ प्लूरल नाउन्स बिकॉज ए और एन मीन्स वन और अ सिंगल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को कभी भी ए या फिर ए एन का इस्तेमाल कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ए और एन का इस्तेमाल कभी भी प्लूरल नाउन्स के साथ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ए और एन मीन्स वन और ए सिंगल। यानी कि ए और एन का अर्थ एक होता है, इसको मल्टीपल संख्या में हम लोग जो है नहीं बता सकते हैं, ये खुद में ही बता रहा है कि ये ए है और एन है, तो ए का अर्थ ही होता है एक। अब आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे है, आई सॉ अ बियर्स इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हम लोग रिसेंटली एक ट्रिप पे गए थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने भालू देखा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ वाक्य में, आई सॉ अब इसके आगे क्या लगा हुआ, बियर्स। अब ध्यान दीजिए, ये है प्लूरल है ना, इसका सिंगुलर क्या होता है, BEAR, ये होता है सिंगुलर BEAR बियर, लेकिन इसको हमने क्या किया है, इसके आगे ए लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है कि ये क्या है, नॉट करेक्ट है, यानी कि गलत है। तो अगर वाक्य में बियर्स लगा हुआ है ना, तो ए नहीं लगाएंगे, और अगर ए लगा हुआ है तो फिर वर्ब को भी क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको भी प्लूरल से सिंगुलर करना पड़ेगा, है ना। तो अगला जो करेक्ट वाक्य है इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, आई सॉ बियर्स इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो मैंने बहुत सारे भालू देखे, तो ये वाक्य आपका क्या है, ये सही है, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस या फिर जो है क्वेश्चन को बहुत बार हड़बड़ाहट में सॉल्व करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, उसको सही ढंग से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और जिस वजह से कि जहां पे कि आपके 2 मार्क्स आ रहे थे और ये 2 मार्क्स जो है हमारे कट जाते हैं। अब क्या कहता है कि इंडिफिनिट आर्टिकल जो है, ठीक है, वो किसी भी प्रोफेशन के आगे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर बताएंगे कि आई एम ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बताने के लिए, स्टूडेंट भी क्या है, एक प्रोफेशन है ना, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, यहां पे ए लगाएंगे। अगर कहीं पे बताएंगे एन आर्किटेक्ट, एन आर्किटेक्ट, तो जैसे ही हमने कहा एन आर्किटेक्ट, इसके आगे क्या लग गया, ए एन। तो ये सारे क्या है, ये सारे प्रोफेशंस हैं जिसके आगे हम लोग ए या फिर ए एन लगाते हैं, ठीक है। अब अगला जो है वो क्या है, यूजिंग द डिफिनिट आर्टिकल, और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफिनिट आर्टिकल की संख्या सिर्फ एक है, और वो क्या है, वो है द। आप देख सकते हैं, द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट स्पेसिफिकली मीन्स समथिंग विच इज स्पेसिफिक, यानी कि यह किसी विशिष्ट या फिर विशेष चीज के बारे में बात करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल, यानी कि कौन सी किताब की बात हो रही है। यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको इसके आगे कोई दूसरा वाक्य नहीं दिया गया है इसके आगे आपको कोई दूसरा वाक्य नहीं दिया गया है, लेकिन पहला ही और अंतिम वाक्य में ही आपको उस चीज के बारे में बात की जा रही है जो कि कहां पे रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई, यानी कि मेज के ऊपर रखी हुई है, उस किताब की बात कर रहे हैं। यानी कि किताबें बहुत सारी हो सकती है और बहुत सारी जगहों पे रखी हो सकती है, लेकिन हम लोग किस किताब की मांग कर रहे हैं, उस किताब की मांग कर रहे हैं जो कि टेबल यानी कि मेज के ऊपर रखी हुई
है। तो जब इस किताब के बारे में बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस किताब का जिक्र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बुक के आगे ए ना लगा करके क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, है ना। तो ये जो वाक्य है, कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल, तो ये वाक्य भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। डिड यू रीड द बुक विच आई गेव यू, यानी कि क्या आपने वो किताब पढ़ी जो मैंने आपको दी। यानी कि आपके पास भी बहुत सारी किताबें हो सकती है, हो सकता है आपने मार्केट से खरीद करके लाई हो, लेकिन मैं उस किताब के बारे में बात कर रहा हूं जो कि मैंने आपको दी है। तो क्या आपने वो किताब पढ़ी, तो उस किताब को बताने के लिए, यानी कि किसी स्पेसिफिक किताब को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बुक के आगे लगाना पड़ेगा द। अगला है, ही डिडंट लाइक द मूवी दैट यू सजेस्टेड, यानी कि अब मूवी के आगे भी यहाँ पे क्या लग रहा है, द लग रहा है। कब, ही डिडंट लाइक द मूवी, यानी कि उसे वह फिल्म या उसे वह चलचित्र पसंद नहीं आई जो कि आपने उसको सजेस्ट की, यानी कि उसको देखने की सलाह दी कि ये वाली फिल्म देख लो, और उसको वो पसंद नहीं आई। तो इसके आगे भी यहाँ पे क्या लगा है, मूवी के आगे द लगा है। ही लव्ड द डेजर्ट विथ चॉकलेट एंड चेरीज, यानी कि उसे वह, डेजर्ट क्या होता है, कोई भी मीठी वस्तु या फिर कोई भी मीठी चीज जो कि हम लोग नॉर्मली खाते हैं, है ना। ये जनरली क्या होता है कि आफ्टर लंच या फिर आफ्टर डिनर जो है ये चीजें खाई जाती है, उसको डेजर्ट बोलते हैं, है ना। तो अब इसके आगे क्या लगा है, द लगा है। क्यों लगा है, तो देख सकते हैं, ही लव्ड द डेजर्ट विथ चॉकलेट एंड चेरीज, यानी कि उसे वही मिठाई पसंद आई, उसे वही मीठी वस्तु पसंद आई जिसके अंदर चॉकलेट और चेरी थी। यानी कि मिठाई बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उसे मिठाई कौन सी पसंद आई, जिसके अंदर की चॉकलेट और चेरी थी, सिर्फ और सिर्फ वही पसंद आई। अगला जो है द फोन। अब देखिए यहां पे हमने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, सेंटेंस स्टार्ट ही जो हो रहा है वो इसी तरीके से हो रहा है, द फोन ऑन माई डेस्क बिलोंग्स टू केन, यानी मेरी मेज पर रखा हुआ जो फोन है, यानी कि जो वाद्य यंत्र, जो मोबाइल फोन है, वो किसको बिलोंग करता है, केन को बिलोंग करता है, यानी कि वो केन की है। तो हम लोग एक पर्टिकुलर फोन के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे फोन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फोन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कहां पे रखा हुआ है, मेरे डेस्क पर। तो वहां पे सिर्फ एक ही फोन है और वो फोन किसका है, तो केन का है। तो ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोन के आगे द लगाते हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं, डिड यू नो द मैन हु वाज टॉकिंग टू रोनी, कहता क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो कि रोनी से बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था, हु वाज टॉकिंग टू रोनी। अब यहाँ पे मैन है, मैन के आगे नॉर्मली क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक आदमी के बारे में बात हो रही है, उसी खास आदमी के बारे में बात हो रही है जो कि रोनी से बात कर रहा था, है ना। तो जो रोनी से बात कर रहा था उसको बताने के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे मैन के आगे द लगाए हैं। तो डिड यू नो द मैन हु वाज टॉकिंग टू रोनी, यानी कि क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो कि रोनी से बात कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कहता है आगे जो है, यूज द विथ नाउन्स मॉडिफाइड बाय रैंकिंग और ऑर्डरिंग एक्सप्रेशन सच एज फर्स्ट, लास्ट या फिर ऑर्डिनल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, कहां पे इस्तेमाल करेंगे द का, तो चाहे तो रैंकिंग बताने के लिए या फिर ऑर्डरिंग एक्सप्रेशंस, यानी कि जैसे रेस होती है या कोई कंपटीशन होता है या फिर एग्जाम होता है, तो वहां पे स्टूडेंट्स क्या होता है या फिर कोई भी पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, तो उनकी एक रैंक आती है। तो रैंक के आगे हम लोग क्या करते हैं, द लगाते हैं। जैसे ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो पूरे क्लास में वो पहला आया है, या ही इज द फर्स्ट पर्सन होम आई मेट आफ्टर एंटरिंग द ऑफिस, यानी कि वो पहला व्यक्ति है जिससे मैं मिला जैसे ही मैंने ऑफिस यानी दफ्तर में एंट्री ली। तो उसके आगे भी हम लोगों ने क्या किया, द लगाया। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द नेक्स्ट, द लास्ट, द प्रीवियस, द फॉलोइंग, द पेनल्टीमेट। अब एक आपके लिए न्यू वर्ड आया होगा बिल्कुल, पेनल्टीमेट, है ना। तो आपको कहीं और ज्यादा जो है दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े या सिर्फ खुजाने की जरूरत ना पड़े, तो इस वर्ड का मतलब मैं आपको बताता हूँ। पेनल्टीमेट मतलब क्या होता है, अंत के ठीक पहले, ठीक है, अंत के ठीक पहले। इसको अनऑफिशियली हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड लास्ट।
बहुत बार बोलते हैं ना बातचीत में कि वो लास्ट आया तो फिर सेकंड लास्ट आया। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग लिख रहे हैं सेकंड लास्ट, इसके आगे भी क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रैंकिंग दी जा रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट द सेकंड, तो जैसे ही हमने बोला द सेकंड लास्ट तो इसके आगे भी क्या लगेगा, द लगेगा। पेनल्टीमेट के भी आगे द हमने लगाया है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस इज द 5th डे ऑफ आवर कॉन्फ्रेंस, यानी कि यह हमारे कॉन्फ्रेंस का 5वां दिन है। आई विल पे द नेक्स्ट टाइम, आई विल पे द नेक्स्ट टाइम वी हैव डिनर, यानी कि हम लोग जब अगली बार खाना खाएंगे तो उस बार जो बिल होगा उसका भुगतान मैं करूंगा। अगला जो वाक्य है देख सकते हैं, डोंट फॉरगेट द फॉलोइंग रूल, यानी कि नियम का पालन करना मत भूलो। और क्या कहता है, द कैन बी यूज्ड विथ प्लूरल फैमिली नेम्स टू रेफर टू द फैमिली एज ए ग्रुप, यानी कि एक परिवार को समूह के रूप में बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, तो समूह के रूप में बताने के लिए द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द रॉबिन्सन्स लव टू वेकेशन इन फ्लोरिडा, यानी रॉबिन्सन, यहाँ पे एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात नहीं हो रही है, रॉबिन्सन्स हमने यहाँ पे क्या लगाया, एस लगाया है ना। ये एस क्या कर रहा है, इसको पूरे परिवार को ये इंगित कर रहा है, तो इसके आगे हमने क्या लगाया, द लगाया। तो ये द रॉबिन्सन्स जो है एक पूरे परिवार को बता रहा है, तो इस वजह से जब हम लोग बोलेंगे द रॉबिन्सन्स लव टू वेकेशन इन फ्लोरिडा, यानी कि पूरे रॉबिन्सन परिवार की बात हो रही है कि वो लोग क्या पसंद करते हैं, तो फ्लोरिडा में अपनी छुट्टियां मनाना पसंद करते हैं। अगला जो वाक्य है, द सिनोहाराज आर ओरिजिनली फ्रॉम जापान, सिनोहाराज एक पूरा परिवार का समूह है और वे लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, वे लोग ओरिजिनली कहाँ से हैं, तो जापान से। इस वजह से हम लोग इसके आगे क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं। माई ब्रदर लिव्स नेक्स्ट डोर टू द जैक्सन्स, जैक्सन जो है वो क्या है, पूरा परिवार है, और उस परिवार को बताने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहां पे लगाया है द जैक्सन्स के ठीक आगे, कि मेरा भाई जो है वो जैक्सन्स के परिवार के ठीक सामने वाले दरवाजे में रहता है, यानी कि नेक्स्ट डोर दरवाजे में तो नहीं रहेगा, है ना, एक घर होगा और घर में जो दरवाजा लगा होगा उसके अंदर वो रहता होगा। तो ये सेंटेंस है। अब क्या कहता है, द कैन बी कंबाइंड विथ सर्टेन एडजेक्टिव्स टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द ब्लाइंड, द एल्डरली, द रीच, द फ्रेंच, द सियोक्स एक्सेट्रा। इसका क्या अर्थ हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल बहुत बार कुछ खास एडजेक्टिव्स के आगे भी करते हैं उसको बताने के लिए। जैसे कि जब हम लोग बात करेंगे ही इज एल्डरली, यानी कि वह वृद्ध है या फिर वह बूढ़ा है, ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, है ना। एल्डरली यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके आगे कोई और वर्ड नहीं है। अब आगे है, द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स द एल्डरली, अब यहाँ पे भी इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया, एल्डरली पीपल, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो संस्था है वो बूढ़े लोगों की मदद करती है, वृद्ध लोगों की मदद करती है। तो ये बताने के लिए एल्डरली के आगे हमने क्या लगाया, यहाँ पे द लगाया, यानी कि इस एल्डरली का मतलब क्या हो गया, एल्डरली पीपल, यानी कि इसमें कुछ लोगों का समूह है, यानी कि बहुत सारे वृद्ध लोगों की मदद करता है। तो यहाँ पे चूंकि सिर्फ अकेले है तो एडजेक्टिव हो गया, और उसके आगे अगर एल्डरली के आगे अगर हमने द लगा दिया, यानी कि पूरा एक वृद्ध लोगों का समूह हो गया। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार एडजेक्टिव के आगे भी द लगाते हैं। अब यहाँ पे भी ध्यान देने वाली चीज क्या है, यहाँ पे देखिए, रिमेंबर दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन सिचुएशंस वेयर नेशनलिटीज और इथनिक ग्रुप्स एंड देयर लैंग्वेजेस माइट बी कंफ्यूज्ड। इन सच सिचुएशन द इज यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनलिटी और इथनिक ग्रुप रेदर देन द लैंग्वेज। यानी कि बहुत बार क्या होगा कि आप अगर कुछ नेशंस के नाम लेंगे तो उनके लैंग्वेज और उनकी नेशनलिटी दोनों सेम ही होती है। जैसे कि अगर हम लोग बोलें अमेरिकन, तो अमेरिकन जो है वो क्या है, एक नेशनलिटी भी है और ये एक इथनिसिटी भी है, यानी कि ये लैंग्वेज को भी बता रहा है और अमेरिका में रहने वाले लोगों को भी बता रहा है। यानी कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पीपल को, और साथ ही साथ ये बता रहा है एक लैंग्वेज को। तो इसके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमेरिकन के आगे जब लगाएंगे द, ठीक है,
तो वो क्या हो जाएगा, द अमेरिकन जब बोलेंगे यानी कि अमेरिका के लोगों को बताएगा, और अमेरिकन लैंग्वेज को जब बताना होगा तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आई लाइक फ्रेंच, यानी कि एक भाषा के बारे में बात हो रही है। आई लाइक फ्रेंच यानी कि मुझे फ्रांसीसी भाषा पसंद है। आई लाइक द फ्रेंच, जैसे ही हमने कहा द फ्रेंच यानी कि फ्रांस के लोगों की बात हो गई। तो इसके अलावा द का इस्तेमाल जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं और स्पेसिफिक दो चीज़ों में से जो चीज़ ज़्यादा सुपीरियर होती है उसको बताने के लिए भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे जैसी एंड सोना आर बोथ स्मार्ट बट आई थिंक सोना इज द स्मार्टर ऑफ द टू, यानी कि जैसी और सोना दोनों ही स्मार्ट हैं, है ना, लेकिन क्या कहता है, मुझे लगता है सोना जो है दोनों में से ज़्यादा स्मार्ट है। तो हमने क्या किया, दो के बीच कंपैरिजन किया और उस कंपैरिजन में हमने एक को सुपीरियर बताया और एक को उससे थोड़ा सा लो बताया, तो इस वजह से इसके आगे क्या लगा है, इस्तेमाल हुआ यहाँ पे द। ठीक है, अगला है बिटवीन जैसन सन एंड हिज डॉटर इज द बेटर एथलीट, यानी कि जैसन के पुत्र और उसकी पुत्री के बीच में उसकी जो पुत्री है वो ज़्यादा बेहतरीन एथलीट है, ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी तो दोनों ही है, लेकिन दो के बीच हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं और इस कंपैरिजन में हम लोग बता रहे हैं कि ये बेहतर एथलीट है। अब यहाँ पे कुछ जनरल रूल्स हैं जो कि हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं कि द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो है द का इस्तेमाल जनरली जो यूनिक है, यानी कि दुनिया में जो एक चीज़ें होती है उसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द सन हो गया, द मून हो गया, द हिमालयाज हो गया। इसी प्रकार से नाउन्स प्रिसीडेड बाय सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जो भी नाउन का अंत जो है किससे होता है, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सर्वोत्तम जो है नाउन उसको कह सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग EST वो एंड होता है, जैसे कि जो वर्ड्स होते हैं कुछ बेस्ट, तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है, द इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ ओशियन, सीज, रिवर्स, आइलैंड एंड माउंटेन्स, चेन्स, डेजर्ट्स, कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स एंड नाउन फॉर्म्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ द कंपास, नॉट द एक्चुअल कंपास। तो इन सबों के आगे भी द का इस्तेमाल होता है। द का इस्तेमाल हम लोग जो है किसी भी टाइटल या भी प्लेस के नाम के आगे भी करते हैं, जैसे कि हम लोग कनाडा के लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे, द पीपल ऑफ कनाडा। आगे देख सकते हैं, इन द केस ऑफ ऑफिशियल जॉब लेटर्स द इज जनरली ड्रॉप्ड, यानी कि जब हम लोग बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अगर हम लोग चाहें तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। ऐसे हम लोग दोनों ही वाक्य का प्रयोग करते हैं, जैसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये दोनों ही वाक्य सही है ना, ये दोनों ही वाक्य सही है, क्योंकि भारत का जो प्रधानमंत्री है एक टाइम पे कोई एक ही हो सकता है ना, तो ये अपने आप में क्या है, एक यूनिकनेस है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लोगों के बीच कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि इसके आगे द लगेगा या फिर नहीं लगेगा, लेकिन ये दोनों ही वाक्य सही है। द इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रॉपर नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ नाउन एंड और एडजेक्टिव प्लस नाउन, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द इंग्लिश चैनल, यानी कि कोई पर्टिकुलर जगह को बताने के लिए या फिर कोई प्रॉपर नाउन को बताने के लिए भी उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। द इज यूज्ड इन होटल नेम्स, कोई भी होटल नेम जिसका कि बहुत सारा चेन हो उसके आगे भी द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द रेडिसन ब्लू, और यहाँ पे होगा द विवा पैलेस, ये दोनों होटल के नाम हैं, तो इसके आगे भी द का इस्तेमाल होगा। द का इस्तेमाल हम लोग और कहाँ पे करते हैं, तो देख सकते हैं यूज्ड फॉर न्यूज़पेपर्स, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द बिजनेस स्टैंडर्ड, या फिर और भी जितने न्यूज़पेपर्स हैं उनके आगे भी द का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा द का इस्तेमाल हम लोग जनरली कहाँ पे करते हैं, मैनी लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, जिनकी एब्रीविएशंस हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि जब हम लोग लिखेंगे द UN, द WHO, ऐसे जब इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, है ना, तो उस समय क्या लिखेंगे,
सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस लिखेंगे या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, उसके आगे द नहीं लगेगा। लेकिन उसकी जब इनिशियल्स हम लोग बनाते हैं यानी एब्रीविएशन बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं, तो उसके आगे लगाएंगे द UN, द WHO। ठीक है। एक्रोनिम्स कि आगे जनरली हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि नासा के आगे द नहीं लगाएंगे, CSIS के आगे द नहीं लगाएंगे, इसरो के आगे द नहीं लगाएंगे। ठीक है। और जो करेंसी यानी कि मुद्रा जो होती है उसके आगे भी हम लोग द लगाते हैं, जैसे कि द लूनी, द यूरो, द पेसो। और हमारी जो इंडिया की करेंसी है वो क्या है, रुपी, है ना, RUPPE। और इसका सिंबल क्या होता है, रॉ लिख करके बीच में उसको कट कर देते हैं, तो करेंसी के आगे भी द लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे द रुपी, तो इस तरीके से हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। द कैन बी यूज इंस्टीड ऑफ ए पॉजेसिव फॉर्म व्हेन रेफरिंग टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग, दैट इज द शर्ट आई एम वियरिंग डज नॉट फिट वेल, द आर्म आई ब्रोक लास्ट ईयर हर्ट्स। यानी कि हम लोग यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला जो वाक्य है देख सकते हैं, द शर्ट आई एम वियरिंग डज नॉट फिट वेल, यानी कि उस शर्ट की बात कर रहे हैं जो कि हम लोग अभी पहन रहे हैं, वो अच्छे से हमें नहीं आती है। और दूसरा जो है द आर्म, यहाँ पे है द शर्ट और यहाँ पे है द आर्म, दोनों के बारे में यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है। द आर्म आई ब्रोक लास्ट ईयर हर्ट्स, यानी कि वह बाजू जो मैंने पिछले साल मेरी टूट गई थी वो अभी भी थोड़ी थोड़ी दर्द करती है। और द शर्ट आई एम वियरिंग डज नॉट फिट वेल, डज नॉट फिट वेल, यानी कि वह शर्ट जो मैं अभी पहन रहा हूं वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से नहीं आती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी आर्टिकल को यानी कि उसके आगे ए लगाना है या फिर एन लगाना है या फिर द लगाना है, तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं। और इन तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पूछने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके आगे ए लगेगा, एन लगेगा या फिर द लगेगा, हम लोग इसका निर्धारण बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। पहला जो है वो क्या है, इज द नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि क्या जो भी संज्ञा है उसको हम लोग गिनती कर सकते हैं या फिर गिनती नहीं कर सकते। अगर गिनती कर सकते हैं तो उसके आगे ए और एन लगेगा, और अगर गिनती नहीं कर सकते तो उसके आगे ना ए लगेगा और ना ही एन लगेगा। यानी कि अगर हम लोग लिखें फ्लोर, FLOUR, है ना, फ्लोर मतलब क्या होता है, आटा, तो इसकी गिनती नहीं की जा सकती। हम लोग क्या करते हैं, इसको मापते हैं केजी में या फिर पैकेट में। अगर पैक होगा तो एक पैक, दो पैक हम लोग ये बोलेंगे, लेकिन इसकी गिनती नहीं हो सकती इसके आगे, इसलिए ना ए लगेगा और ना ही एन लगेगा। इज इट सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि क्या जो भी संज्ञा के बारे में बात हो रही है क्या वो एक वचन में है या फिर बहुवचन में है, यानी कि एक से ज़्यादा है। और तीसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इज इट डिफिनिट और इनडिफिनिट, यानी कि क्या वो निश्चित है या फिर अनिश्चित है। यानी कि अगर किसी भी रैंडम चीज़ के बारे में पहली बार अगर हम लोग बात करेंगे तो वो इनडिफिनिट के कैटेगरी में आएगा, तो उसके आगे ए या फिर AN लगाएंगे। और किसी खास चीज़ के बारे में जब बात करेंगे तो वो होता है डिफिनिट, और उसके आगे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई है। ये आपके चार्ट के फॉर्म में मैंने यहाँ पे दे दिया है कि जब सिंगुलर होगा तो डिफिनिट इनडिफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, और जब प्लूरल होगा तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा। ठीक है। अनकाउंटेबल में भी सेम है, डिफिनिट और इनडिफिनिट, और सिंगुलर होने पे क्या जो इस्तेमाल में आएगा। अब कुछ पिछले साल के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो कि एग्जाम्स में पीछे पूछे जा चुके हैं। तो देख सकते हैं ये पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ कहाँ पे, यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम से। जनरली पीजीटी में ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आर्टिकल्स के टीजीटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन पीजीटी में भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं, आई देयरफॉर वेलकम दिस पब्लिकेशन विच इज डैश हम्बल ट्रिब्यूट टू हिज मेमोरी बाय डैश मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आपको एक खाली जगह, दो खाली जगह और तीन खाली जगह दिया गया है, और ऑप्शन में भी इसी तरीके से आपको तीन तीन करके दिए गए हैं। पहला जो है देख सकते हैं क्या है, आई देयरफॉर वेलकम दिस पब्लिकेशन विच इज, क्या है, विच इज हम्बल, विच इज, अब यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए पहले आएगा ए, विच इज ए हम्बल ट्रिब्यूट टू द मेमोरी बाय, अब देखिए क्या आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये एक पूरा ब्रांच आ रहा है, तो इसके आगे क्या लगेगा,
इसके आगे लगेगा द, ठीक है। ऑफ डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये भी अपने आप में यूनिक है, एक है, तो इसके आगे भी क्या लगेगा, द लगेगा। तो आप देख सकते हैं ए द कौन से ऑप्शन में है, ए द ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला जो है आगे देख सकते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है, वास्को डिगामा वाज डैश फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया, यानी कि वास्को डिगामा जो है पहला यूरोपियन नाविक था जो कि भारत आया, या फिर नाविक यात्री था जो कि भारत आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है, और याद कीजिए हमने क्या बताया था, रैंकिंग या फिर जब हम लोग बताते हैं किसी भी संख्या का ऑर्डर तो उसके आगे क्या लगाते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं द का। तो वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट, वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया। इसी प्रकार से तीसरा जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, ही इज डैश लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, यानी कि वह अंतिम जो है कैंडिडेट है जिसका कि इंटरव्यू किया जाना है। अब लास्ट आ गया, ये भी क्या है, ये भी ऑर्डिनल नंबर है, इसके आगे भी क्या लगेगा, इसके आगे भी लगेगा द, ठीक है। अब ये अंतिम का जो क्वेश्चन है, इसमें हमने अभी तक ए एन और द जिन सारे चीजों का जिक्र किया, उन सारे चीजों का यहाँ पे एक बार में ही आपकी परीक्षा हो जाने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ए का भी इस्तेमाल करना है, एन का भी इस्तेमाल करना है और द का भी इस्तेमाल करना है एक ही वाक्य में। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहला जो वाक्य है हमारा इस जगह पे खत्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो वाक्य है वो हमारा इस जगह पे खत्म हो रहा है, यानी कि पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य है और यहाँ पे ये तीसरा वाक्य है। तो पहले जगह पे क्या लगने वाला है, पहले जगह पे क्या लगने वाला है, तो अ हाउस, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए हाउस वाज देयर ऑन, अब देखिए सड़क के किनारे, तो किसी खास सड़क के किनारे ही एक घर होगा तो यहाँ पे द लगेगा। अब इस घर का जो है परिचय दिया जा चुका है, तो अब क्या लगाएंगे आगे, द हाउस बिलोंग टू मिस्टर प्रताप सिंह, और आगे क्या लगाएंगे, द हाउस, और यानी कि फिर उसी घर के बारे में कुछ खास विशिष्ट चीजों के बारे में बताया जा रहा है, द हाउस हैज। अब देखिए गार्डन के बारे में अभी तक हम लोगों ने कोई परिचय नहीं लिया, पहली बार यहाँ पे तीसरे वाक्य में परिचय हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यानी कि क्या हो गया, पहला ए हो गया, फिर द हो गया, फिर द हो गया, फिर द हो गया और लास्ट में ए हो गया। यानी कि इस ऑप्शन के आधार पे हम लोगों ने जो भरा है, इन चारों में से कौन सा सही है, तो देख सकते हैं पहली बार ए आ रहा है, दूसरी बार द, फिर द और लास्ट में ए आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो आई होप कि ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो आपको पसंद आया होगा, और आर्टिकल से संबंधित कुछ भी अगर क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझने में आपको परेशानी हो रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट में करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स को जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि एग्जाम्स अभी बहुत सारे होने वाले हैं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।